डॉक्टर साहब, इसमें ये जो आपने बात बताई एनर्जी ड्रिंक्स के हवाले से, इसमें कुछ ऐसी भी रिसर्च है या ऐसी बातें हैं कि अगर कोई बंदा इसको रेगुलर लेता है तो वो अल्कोहल या ऐसे किसी ड्रग्स की तरफ भी जा सकता है, या ऐसी कोई बातचीत है, इसमें कोई रियलिटी है? अच्छा, इसमें हम बेसिकली ना इंसानी नेचर इस तरह की है कि हम लोग हर चीज़ में शॉर्टकट के चक्कर में होते जी, हैं। जी। तो थोड़े टाइम पे ज़्यादा आउटकम लेने की जो हमारी जुस्तजू है, रियल लाइफ में भी ऐसी है और फिज़िकल लाइफ में भी ऐसी है। तो क्योंकि ये चीज़ें आप जब आपका मोराल एकदम आप ये यूज़ करते हो तो कैफ़ीन या निकोटीन या इसके असर से आपकी जिस्म एकदम एनर्जेटिक हो जाता है। तो ये लोग क्योंकि उस प्रोसेस में से गुज़रे होते हैं, तो इस वजह से इनमें ये टेंडेंसी बन जाती है कि इससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है, या इससे। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप कोई चीज़ आप रूटीन में एक्टिविटी आपका लेवल नहीं है, या आपकी मेहनत इतनी नहीं है और आपको खुदा न खासा वैसे कोई सदमा पहुंच गया है, तो उसकी कंपनसेशन या इस तरह मिली जुली चीज़ों में इनमें ट्रेंड फिर डेवलप होने का ये डर होता है कि उस तरफ ना चले जाएं बच्चे। तो इसलिए इसको मेरा ख़्याल है कि डिस्करेज करना चाहिए। और जो चीज़ वो एनर्जी इस साइड से लेना चाह रहे हैं, वो अगर रेगुलर 30 मिनट से लेकर के 1 आवर 20 मिनट तक फिज़िकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज करें। और आपने देखा होगा कि जिम में जो जाते हैं लोग, या जिम करते हैं या एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं, या स्पोर्ट्स जो बच्चे खेलते हैं, उनमें इस चीज़ की तलब नहीं आती। वो अपने आप को हमेशा एनर्जेटिक ही समझते हैं। जब भी आप शॉर्ट उनकी स्लीप होगी तब भी वो फ्रेश उठेंगे, और अगर वो प्रॉपर नींद लेके उठेंगे तब भी फ्रेश होंगे। उनको इन चीज़ों की डिपेंडेंसी कम होती है, और इसी वजह से जो लोग रेगुलर स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं, उनके जिस्म में एक तलब या एक बेचैनी सी पैदा होती है कि आज उन्होंने नहीं खेला, या 2 दिन हो गए हैं वो स्पोर्ट्स नहीं खेल सके, तो वो ख्वाहिश करते हैं कि वो ग्राउंड में उसी तरह जाएं। तो ये चीज़ वो उस तरह कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ अक्सर ही हम देखते हैं कि हड्डी और जोड़ के माहिर बैठे होते हैं फुटपाथ के ऊपर भी, हर गाँव में, हर शहर में। तो एक तो इतने सारे लोग मुझे नहीं समझ आती तैयार कहाँ से हो जाते हैं। एक तो इस बारे में थोड़ा-सा बताइए कि ये लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब ऐसे ऐसे करके हड्डी जोड़ देनी या पट्टियाँ बाँध के कोई इलाज कर देना है, इसकी क्या रियलिटी है और इससे कितने नुकसानात होते हैं? और फिर ऐसा पेशेंट जो नुकसान करवा के जब आपके पास आता है, तो फिर आपको कितना टाइम लगता है उसको ट्रीट करने में? और बल्कि आप इसको साथ ही मैं चाहता हूँ कि मैं सवाल एक दफ़ा कर लूँ और आप जवाब तसल्ली से, ताकि ऑडियंस सुने और उनको फ़ायदा हो। ये जो भिखारी हम देखते हैं मुख्तलिफ इशारों के ऊपर, इन ये जो डिसेबिलिटी इनकी होती है, ये क्या रियल होती है, या ये भी ये जो फेक जो हड्डियों जोड़ के माहिर हैं, उनसे कोई प्रोसेस करवा के आते हैं कि इनका काम भी चलता रहता है और उनका भी चलता रहता है? अच्छा, इसमें इस तरह है कि जो हम पहले नंबर पे तो पहलवान वर्सेस अगर हम देखा जाए, तो पहलवान के लिए तो इतनी कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है। 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन आप किसी बड़े उस्ताद के पास बैठें, तो वो किसी न किसी दर्जे में देख के पहलवान बन जाएगा। लेकिन अब एक उसके मुकाबले में एक डॉक्टर है, अगर हम उसको कंपैरिजन में थोड़ा बहुत लेके, अव्वल तो कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन एक डॉक्टर या प्रोफेशनल बनने के लिए आपको कम से कम 20 से 25 साल एक प्रॉपर पढ़ के मेडिकल कॉलेज से ट्रेनिंग लेके, फिर उसके बाद स्पेशलिटीज़ है, सब स्पेशलिटीज़ में आप ट्रेन होते हो, तो उसके बाद आपको पता चलता है कि ये क्या चीज़ है। मिसाल के तौर पे किसी का बाजू टूट गया है, कोहनी टूट गई, कोहनी के फ्रैक्चर जो बच्चों में आम तौर पे गिरे बच्चा और उसका कोहनी का यहाँ से फ्रैक्चर हो जाता है, उसको सुपरकॉन्डलर फ्रैक्चर कहते हैं। तो ये लोग जो हमारे घर का एक डर है, आम हमारी कम्युनिटी में एक डर है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो ऑपरेशन का ही कहेगा। हर मरीज़ को हम ऑपरेट नहीं करते। हम बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको हम सिर्फ प्लस्तर लगा के या पट्टी करके ही वो नॉर्मल हो जाते हैं, और उनका ये कॉन्सेप्ट के ऑपरेशन करने से नुकसानात होते हैं, वो भी टोटली उस हिसाब से गलत है। तो उसमें हम क्या करते हैं, पहलवान साहब ने अगर उस पर पट्टी लगा दी, और वो अगर तो प्रॉपर इनमें कुछ समझदार पहलवान इस तरह के हैं कि उनको पता होता है कि ये हड्डी उनकी फटियों से जुड़ जाएगी, चाहे टेढ़ी जुड़े, लेकिन कुछ को पता होता है कि इसको ऑपरेशन की ज़रूरत है। अब तो उनकी टेक्नोलॉजी भी इतनी हो गई है कि वो पहले एक्सरे करवाते हैं और उसके बाद सारा कुछ करते हैं। लेकिन ये टोटली अगर हम अपनी कम्युनिटी में देखें, बाशऊर कम्युनिटी में, पढ़े लिखे लोगों में, तो ये ट्रेंड वैसे ही गलत है।
क्योंकि उसको तो पता ही नहीं कि वो क्या किस चीज़ को कहाँ पे बांध रहा है। हम्म। और यहाँ अगर ये बांध देगा और अगर प्रेशर ज़्यादा देर रहेगा तो इससे क्या नुकसानात हो सकते हैं। अगर वो थोड़ा सा फोर्स ज़्यादा कर दे, ठीक है, और वो पट्टी 2 घंटे से लेकर के 6 घंटे तक तो बाज़-औक़ात चल जाती है, लेकिन अगर प्रेशर ज़्यादा है तो 3 से 4 घंटे के बाद उस खून की गर्दिश रुक जाती है। पहले खून की गर्दिश रुक जाती है, फिर महसूस होना ख़त्म हो जाता है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता बाजू नीला और बाद में काला होना शुरू हो जाता है। और अगर इस स्टेज में अगर ना खोला जाए तो फाइनली वो बाजू हमें काटना पड़ता है, या उंगली पे पट्टी हो तो उंगली टाइट हो तो उंगली काटनी पड़ती है। और अगर उससे पहले हम खोल दें या उसको उतार दें और उस वक्त लाइफ रिस्क ना हो जिसमें हम टाइट पट्टी बांधने की वजह से, तो जो ये आपका दूसरा सवाल था उसमें ये था कि ये लोग जो बेकारी लोग हैं जिनको रोड पे बिठाया जाता है, इनको भी इसी तरह ट्रीट किया जाता है। कुछ लोग हैं जो ये करते हैं कि टाइट पट्टी बांधते हैं, उस टाइट पट्टी को थोड़ा टाइम पे रखते हैं, तो उसमें खून की गर्दिश कम होने की वजह से बाजू ऐसा ऐसा पहले तो सूज जाता है, सूजने के बाद ऐसा ऐसा वो बाजू उसको गैंग्रीन होना कहते हैं। तो अगर वो थोड़ा इसको ऑफ एंड ऑन प्रेशर देने के बाद उस हाथ को या बाजू को ये प्रेशर दे के वो उसकी जो नर्व्स हैं, उसकी वेसल्स हैं, यानी उसकी नाड़ें, और उसको प्रेशर दे के वो आहिस्ता आहिस्ता बाजू सूखना शुरू हो जाता है। अब ये सूखने की वजह से बाजू एक डिसेबल वाली लुक देता है। अगर तो ये लोग हमारे पास टाइम से आ जाएं तो हमारे पास इसका ट्रीटमेंट का सलूशन है कि अगर ये सूखने से पहले उसमें खून की गर्दिश है, महसूस होना है, तो हम इसे ऑपरेट करके तो जैसे नियर टू नॉर्मल लाइफ में वो बच्चे वापस चले जाते हैं। लेकिन अगर वो ऑलरेडी सारा कुछ सूख चुका हो तो फिर वो एक सिंबॉलिक सा होता है, वो तो वो लोग ये टारगेट करते हैं। और फिर इसी तरह ये बेकारियों में आपने देखा होगा किसी ने पाँव पे पट्टी बांध के उसको वो पाँव खराब हो गया, टेढ़ा हो गया, और इसी तरह बाजू का हो गया। तो ये एक ऐसा माफिया है जो इस पे काम करता है और उससे वो फ़ायदा लेते हैं। तो इस पे ऑडियंस के लिए बड़ी अवेयरनेस की बात है कि हमें इन लोगों के पास नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और स्पेशली वो चीज़ें जिनमें पट्टी, उसमें हम ये कहते हैं कि वो एरिया जो जिस्म में जिसके ऊपर डायरेक्ट खून की नालियों पे प्रेशर आता है उस पर बिल्कुल हरगिज़ पट्टी ना करवाएं, ठीक है। इवन अगर आपको ऑपरेशन आपने करवाया और आपको लगे कि मेरा हाथ सुन्न हो रहा है या पाँव सुन्न हो रहा है, पट्टी किसी ने भी की है, तो आपका हाथ पाँव सुन्न होना आपको ये अलार्मिंग होता है कि आपको पता हो कि जो है ना ये पट्टी टाइट है, और ये ऐसा ऐसा अगर खून की गर्दिश पहले वीनस खून की गर्दिश रुकती है, फिर आर्टीरियल यानी जो वापस दिल को जाने वाली नालियाँ पहले बंद होना शुरू होती हैं, तो हाथ सूजना शुरू हो जाता है, हाथ या पाँव, तो उसी वक्त ही पट्टी खोल देनी या खुलवा लेनी चाहिए, या फ़ौरन फर्स्ट एड के लिए आपको मूव करना चाहिए। क्योंकि ख़ास ड्यूरेशन है 4 से 6 घंटे, उससे आगे ये चीज़ें क्रॉस हो जाएं तो बाज़ औक़ात ये डैमेज परमानेंट डैमेज हो जाता है और ये फिर वापस नहीं होता।